नमस्ते। आज हम एक बहुत ही गहरी और दिल को छू लेने वाली रचना पर बात करने वाले हैं। मशहूर शायर कैफी आज़मी की एक एवरग्रीन क्लासिक कविता है, कर चले हम फिदा। अब देखिए, ये सिर्फ कागज़ पर लिखी चंद पंक्तियां नहीं हैं, बल्कि युद्ध के मैदान में शहीद होते हुए एक वीर सैनिक का देश के नाम अपना आखिरी और सबसे शक्तिशाली संदेश है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस बेहतरीन और जज्बातों से भरी रचना की गहराई में चलते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं। इस चर्चा में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं, आइए फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझेंगे, फिर सर्वोच्च बलिदान की भावना पर बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि धरती को एक दुल्हन के रूप में कैसे दर्शाया गया है। शहादत के सिलसिले को समझेंगे, सीमाओं की रक्षा की बात करेंगे और अंत में कविता के मुख्य प्रतीकों और निष्कर्ष पर नजर डालेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। इस कविता की भावनाओं को सही मायनों में महसूस करने के लिए हमें 1962 के भारत-चीन युद्ध को याद करना होगा। जरा सोचिए, एक सामान्य इंसान या किसी भी प्राणी की सबसे बुनियादी फितरत क्या होती है? यही ना कि वो हर कीमत पर अपनी जान बचाना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ एक सैनिक होता है जो दूसरों की आज़ादी और जान बचाने के लिए साक्षात मौत के सामने भी अपना सीना तान खड़ा हो जाता है। 1962 के युद्ध में हमारे जवानों ने बेहद भयंकर परिस्थितियों में ठीक ऐसा ही किया था। और इसी जज्बे को सलाम करने के लिए फिल्म हकीकत में कैफी आज़मी जी ने ये अमर गीत लिखा था। अब इस बेमिसाल कविता को जिसने लिखा है, उनके बारे में भी थोड़ा जान लेना चाहिए। कैफी आज़मी, जिनका असली नाम अतर हुसैन रिजवी था, उनका जन्म 1919 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। 20वीं सदी के बीच तक आते आते वो उर्दू के एक बहुत ही बड़े प्रगतिशील कवि और सुपरहिट फिल्मों के गीतकार बन चुके थे। उनके लेखन में एक तरफ तो समाज की कड़वी सच्चाई होती थी और दूसरी तरफ बेहद गहरी भावनाएं। 2002 में अपने निधन से पहले वो साहित्य की दुनिया में एक बहुत बड़ा खजाना छोड़ गए। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो है पहला पद्यांश, जहां बात होती है सर्वोच्च बलिदान की। ये पंक्तियां किसी भी हिंदुस्तानी के रोंगटे खड़े कर सकती हैं। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ रणभूमि में लहूलुहान होकर गिरता हुआ जवान बड़े ही गर्व के साथ कह रहा है कि उसने अपनी जान और अपना शरीर देश पर न्योछावर कर दिया है और अब ये प्यारा देश, इसकी सुरक्षा, सब कुछ देशवासियों के हाथों में है। अब देखिए, इन पंक्तियों की गहराई और इनके इमोशन को पूरी तरह से पकड़ने के लिए कुछ उर्दू लफ्ज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फिदा, जिसका मतलब है पूरी तरह से समर्पित हो जाना या कुर्बान हो जाना। हवाले करने का मतलब है किसी को सौंप देना। और एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है बांकपन, जिसका अर्थ है वीरता या बहादुरी का वो भाव जो मौत को सामने देखकर भी एक सैनिक के चेहरे से नहीं जाता। तो असल में रणभूमि में हालात क्या थे? हालात बेहद खौफनाक थे। हिमालय की भयंकर ठंड में सैनिकों की सांसें उखड़ रही थीं, नसों में खून जम रहा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। उन्होंने खुशी खुशी अपने सिर कटवा दिए, लेकिन देश के गौरव यानी हिमालय का सिर कभी झुकने नहीं दिया। और जब उनके जाने का वक्त आया तो उन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ देश की सुरक्षा का भार नागरिकों को सौंप दिया। चलिए, अब आते हैं तीसरे हिस्से यानी दूसरे पद्यांश पर। यहाँ मातृभूमि के लिए जिस तरह की इमेजरी का इस्तेमाल हुआ है, वो बिल्कुल दिल को छू लेने वाली है। धरती को एक दुल्हन के रूप में दिखाया गया है। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। एक सैनिक के नजरिए से सोचिए, उसके लिए देश पर जान न्यौछावर करना कितना दुर्लभ और सम्मान की बात होती है। जिंदा रहने के, जिंदगी एंजॉय करने के तो कई मौके मिलते हैं, पर देश के काम आने का, शहादत का ये जो महान मौसम है ना, ये रोज रोज नहीं आता। यहाँ पर कैफी आज़मी साहब ने कमाल की कलाकारी की है। शब्दों पर ध्यान दीजिए। रुत यानी मौसम, हुस्न यानी सुंदरता, रुस्वा जिसका मतलब है बदनाम होना, और खून यानी खून। उन्होंने प्यार, सुंदरता और रोमांस के कॉन्सेप्ट को युद्ध की कठोर और खूनी सच्चाई के साथ इतनी निपुणता से मिलाया है कि पढ़ने वाले के दिल पर सीधा असर होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वो जवानी, वो सुंदरता बिल्कुल बेकार है जो जरूरत पड़ने पर देश के लिए अपना खून ना बहा सके। शहीदों के खून से सनी हुई इस धरती को लाल जोड़े में सजी एक बेहद खूबसूरत दुल्हन की तरह दिखाया गया है। और अब इस दुल्हन की रक्षा करना, इसे रुस्वा होने से बचाना देश के युवाओं का सबसे बड़ा धर्म है। अब चलते हैं चौथे हिस्से की तरफ, जो है हमारा तीसरा पद्यांश।
इसका पूरा फोकस शहादत के इस सिलसिले और साहस की गति को लगातार बनाए रखने पर है। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, बांध लो अपने सर पे कफन साथियों। ये कोई गुजारिश नहीं है, ये सैनिकों की तरफ से एक सीधा कॉल टू एक्शन है। उनका कहना है कि रक्षकों के नए समूह, नए काफिले लगातार बनते रहने चाहिए। देश पर मर मिटने वालों का ये रास्ता कभी भी खाली या सुनसान नहीं पड़ना चाहिए। इन लाइनों का वजन समझने के लिए ये शब्द देखिए। वीरान मतलब सुनसान या खाली, काफिले यानी यात्रियों या सिपाहियों का समूह, फतह का मतलब जीत, और जश्न मतलब खुशी या सेलिब्रेशन। ये शब्द हमें एक सैनिक के दिमाग के उस विजन को समझाते हैं जहां जीत का असली जश्न तभी मनाया जा सकता है जब आप सर्वोच्च बलिदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार हों। तो इस पूरे हिस्से का लब्बो-लुबाब यही है कि शहादत का ये जो चक्र है, ये जो सिलसिला है ना, वो गिरे हुए सैनिकों के साथ रुकना नहीं चाहिए। देश के लिए मौत को गले लगाने के बाद ही जीत का असली जश्न हासिल होता है। इसीलिए कहा गया है कि नागरिकों को अपने सिर पर कफन बांध लेना चाहिए, जिसका मतलब यही है कि देश की खातिर किसी भी खतरे का, यहां तक कि मौत का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 5वें हिस्से की तरफ, यानी आखिरी पद्यांश। यहां देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हमारे बहुत ही शक्तिशाली पौराणिक संदर्भों यानी माइथोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। खींच दो अपने खून से ज़मीं पर लकीर, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। इन अंतिम पंक्तियों में सीमाओं की रक्षा के पवित्र कर्तव्य को रेखांकित करने के लिए महान महाकाव्य रामायण का बहुत ही अद्भुत तरीके से आह्वान किया गया है। यहां जमीन है, हमारी जमीन या धरती। लकीर का मतलब है कोई बाउंड्री या रेखा, और दामन का मतलब है आंचल या किसी का सम्मान। ये आखिरी पंक्तियां पूरी तरह से सीमाओं को तय करने और मातृभूमि के सम्मान की रक्षा करने के कॉन्सेप्ट पर फोकस करती हैं। सैनिक असल में क्या कह रहे हैं? वो युवाओं से कह रहे हैं कि अपने खून से जमीन पर एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दो ताकि कोई भी रावण रूपी दुश्मन सीता के आंचल को, यानी हमारी मातृभूमि की गरिमा को छू भी ना पाए। अब कोई और नहीं आएगा बचाने, अब नागरिक ही राम हैं और नागरिक ही लक्ष्मण हैं। इस देश की गरिमा की पूरी जिम्मेदारी अब सिर्फ और सिर्फ देशवासियों की है। तो अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर। इस कविता के मुख्य प्रतीक यानी सिंबॉलिज्म और निष्कर्ष क्या हैं? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये रूपक यानी मेटाफर समझना बहुत क्रिटिकल है। देखिए, हिमालय यहाँ भारत के अटूट गौरव और सम्मान का प्रतीक है। दुल्हन के रूप में धरती का मतलब है वो राष्ट्र जो अपने शहीदों के लाल खून से सजा हुआ है। सीता का आंचल हमारी सीमाओं की पवित्रता का बहुत ही पावरफुल मेटाफर है। और अंत में राम और लक्ष्मण उन आम नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें अब देश का अंतिम रक्षक बनना है। इस तरह कैफी आज़मी जी ने आज के दौर के सैनिक के कर्तव्य को हमारी प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों के साथ बड़ी ही खूबसूरती से जोड़ दिया है। लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही गहरे और चुभने वाले सवाल पर सोचने की जरूरत है। उन वीर सैनिकों ने तो अपना सब कुछ लुटाकर, अपनी जान देकर इस राष्ट्र को सुरक्षित छोड़ दिया। लेकिन क्या आज के नागरिक उन लोगों की उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं? क्या वो इस आज़ादी और इस वतन की वैसी ही हिफाजत कर रहे हैं? ये एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जो हमें हमारे नागरिक कर्तव्यों के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।